ठीक है, ये एक एग्जांपल न्यूटन्स लॉ का बताया सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी पूछी जाएगी, लेकिन वेलोसिटी सॉल्व करने के लिए तुम्हें मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोलिजन उसका एक टिपिकल एग्जांपल था। अब यहाँ पे भी एक और वैसा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ और इसमें बताया गया है कि तुम्हारे पास, ठीक है, इसमें बताया गया है कि ये इस तरह से एक वेज है जिसका एक पार्ट सेमी सर्कुलर ट्रैक की फॉर्म में है और उसके एक राइट एंड पे टॉप पॉइंट पर हम एम मास का ब्लॉक रखते हैं, रिलीज़ करते हैं और ये स्लाइड करना स्टार्ट करता है। और ये जो वेज है, ठीक है, ये वेज हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रीली स्लाइड कर सकता है, सारी सरफेसेस स्मूथ है। तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि ठीक है, ये समझना मुश्किल नहीं है कि इस तरह से तुम सोच सकते हो कि जैसे ये वेज, ठीक है, जैसे ये ब्लॉक नीचे फॉल करना स्टार्ट करेगा तो ये जो ब्लॉक है ना, इसके राइट साइड वाले क्वार्टर पे रहेगा। जब तक राइट साइड वाले क्वार्टर पे रहेगा तो ब्लॉक की वजह से वेज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा यूँ एक्ट करेगा, तो वेज जो है ना इधर जाएगी राइट डायरेक्शन में और ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक राइट लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो वेज राइट मूव करेगा और ब्लॉक लेफ़्ट मूव करेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक की वजह से वेज के ऊपर राइट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, राइट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वेज राइट ही जाएगी अगर हम इस पोजीशन पे रिलीज़ करेंगे तो, और ब्लॉक लेफ़्ट जा रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये वेज जो है वो थोड़ा आगे इधर कहीं पहुंच गया होगा। ठीक है, वेज कुछ ऐसे आगे आ गया होगा, ठीक है, इस तरह से, और उतनी देर में जो ब्लॉक है वो कुछ यहाँ में मिनिमम यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक है, वेज कुछ इस तरह से आ गया होगा। ठीक है, ब्लॉक यहाँ पर आ गया और इतनी देर में वेज के पास कुछ ना कुछ राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई होगी और ब्लॉक के पास लेफ़्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई होगी। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे ब्लॉक रुकेगा नहीं, ब्लॉक और ऊपर जाएगा। तो जब तक ब्लॉक राइट साइड वाले क्वार्टर में था तब तक तो ये ब्लॉक वेज को राइट डायरेक्शन में पुश कर रहा था और तब तक ये वेज राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही थी, वेज की वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रही थी, इंक्रीज़ करते करते कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। अब इसके बाद जैसे ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा तो ब्लॉक क्या करेगा कि वो लेफ़्ट क्वार्टर वाले सरफेस के ऊपर क्लाइंब करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्लाइंब करना। अब जैसे ही लेफ़्ट क्वार्टर पे क्लाइंब करना स्टार्ट करेगा, वेज के ऊपर ब्लॉक की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा वो अब टुवर्ड्स लेफ़्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो जब तक राइट क्वार्टर में था ब्लॉक, तो ब्लॉक वेज को राइट डायरेक्शन में पुश कर रहा था, जिसकी वजह से वेज की वेलोसिटी बढ़ गई, वेज की वेलोसिटी कुछ ना कुछ आ गई है। लेकिन जैसे ही अब ब्लॉक लेफ़्ट वाले क्वार्टर में एंटर करे, इस वाले पार्ट में पहुंचेगा, जैसे ही ब्लॉक लेफ़्ट क्वार्टर में एंटर करेगा, ब्लॉक क्या करेगा लेफ़्ट डायरेक्शन में वेज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन होगा। तो इसके पास जैसे ही लेफ़्ट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा, इसके पास लेफ़्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी ये वेज मूविंग है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ चुकी है। जैसे ही बॉटम से ऊपर उठना स्टार्ट करेगा ब्लॉक लेफ़्ट डायरेक्शन में पुश करने की वजह से, अब ये वेज को स्लो करेगा। ये मान लो 100 मीटर पर सेकेंड आ गई है वेलोसिटी। अब लेफ़्ट डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी इमीडिएटली लेफ़्ट डायरेक्शन में थोड़ी होगी, इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट करेगी। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगी। बॉटम पोजीशन पे जब ब्लॉक आया होगा उस टाइम में वेज की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और जैसे जैसे ये ऊपर क्लाइंब कर रहा होगा तो धीरे धीरे वेज की वेलोसिटी बढ़ेगी। हाईएस्ट पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन से बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ब्लॉक की बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और मोमेंटरीली ब्लॉक रेस्ट पर आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही।
लेकिन इसमें पहला पार्ट बोला गया था जब 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 ये ब्लॉक लेफ़्ट एंड पे पहुंच जाएगा तो वेज कितना राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब ये, ठीक है, ब्लॉक लेफ़्ट कॉर्नर पे पहुंच गया होगा उस टाइम में ये वेज कितना डिस्प्लेस किया होगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैंने तुम्हें बताया था कि सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो करके, क्योंकि अगर हम ब्लॉक और वेज को अपना सिस्टम मानते हैं तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट किया है, तो सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो वाली कंडीशन से तुम कैलकुलेट करोगे और वो वैल्यू आ रही थी, क्योंकि इस ट्रैक का रेडियस कैपिटल आर बताया गया है, तो वो वैल्यू आ रही थी m/2r/m+m। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वेज की मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ या ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। ठीक है, ब्लॉक की वेलोसिटी बताओ। तो ब्लॉक की वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी, या ऐसे पूछा गया बॉटम पोजीशन पे बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो ये ठीक है, ये समझना, ठीक है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये समझना मुश्किल नहीं है कि, ठीक है, जब बॉटम पोजीशन पर ये, ठीक है, जब बॉटम पोजीशन पर ये ब्लॉक आएगा उसी टाइम में वेज की या ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो कुछ टाइम के बाद ये जो ब्लॉक है ना ये बॉटम पोजीशन पर आ गया है, और इस पोजीशन पे इनिशियली रेस्ट से, यहाँ पर सिस्टम रेस्ट पे है और यहाँ पे सिस्टम, ये इनिशियल सिस्टम है, इनिशियल स्टेट है, और ये फाइनल स्टेट है। यहाँ पे पूछा गया है कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी हम बोल रहे हैं कि वेज के पास जो वेलोसिटी है वो V_M है, और ब्लॉक के पास जो वेलोसिटी है, वो, ठीक है, V_m है, V_m। हमें दोनों की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पहले मोमेंटम कंजर्वेशन सोचेंगे, फिर एनर्जी कंजर्वेशन सोचेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, ब्लॉक और वेज दोनों की वेलोसिटी निकालनी, एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, तो हमें दो इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले, और ये जो वेलोसिटीज़ मैंने लिखी हैं ब्लॉक की, वेज की, ये बिल्कुल ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लिखी हैं। ग्राउंड वेज को V_M, ब्लॉक को V_m से जाता हुआ देखो। तो पहली इक्वेशन तुम लिखोगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और मोमेंटम हम बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे m, इनिशियल मोमेंटम होगा 0, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम कितना होगा m_v_m, ये पॉजिटिव होगा, माइनस m_v_m, ये नेगेटिव होगा। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद ये V_m और V_m यही दोनों कैलकुलेट, इसको V1 V2 भी ले सकते थे, लेकिन कैपिटल M और स्मॉल m से पता चल रहा है वेज और ब्लॉक की वेलोसिटी। तो ऑब्वियस है कि एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, दूसरी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम अगर ब्लॉक और वेज को कंबाइन करके अपना सिस्टम मानते हैं, तो अपने सिस्टम के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम के ऊपर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट किया ही नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन हमेशा 0 है। ठीक है, तुम सोचो इस पे फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट डिसाइड करने के बाद हम सिस्टम के ऊपर फोर्सेस सोचते हैं। तो ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो नॉर्मल है और mg है। ठीक है, और वेज के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो नॉर्मल है, ये n1, और ब्लॉक का मास है mg, और वेज के ऊपर एक ग्राउंड की वजह से नॉर्मल, ये n' एक्ट कर रहा है। तो हम बोलेंगे इसमें हम बोलेंगे कि ऐसा बोलेंगे कि, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं ना, ये तो कंजर्वेटिव हैं, सॉरी, ये दोनों फोर्सेस तो कंजर्वेटिव है। ठीक है, एक सेकेंड, mg तो कंजर्वेटिव है, और ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, इसका वर्क डन 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम प्रॉपरली देखोगे ना तो ये जो नॉर्मल है ये वेज की वजह से ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक की वजह से वेज के ऊपर एक्ट कर रहा है, और सरफेसेस मूविंग है। लेकिन क्योंकि ये इंटरनल नॉर्मल फोर्स है हमारे सिस्टम का, और इंटरनल नॉर्मल फोर्स का वर्क डन हमेशा सिस्टम पे 0 होता है, तो इसका भी वर्क डन 0। और n' की तो ग्राउंड की वजह से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, तो इसका भी वर्क डन 0। तो हमारे सिस्टम पे सारे कंजर्वेटिव के अलावा सारे फोर्सेस का वर्क डन 0, तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। तो एक तरीका है इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी से इक्वेट कर।
ठीक है। और ऐसा ही करके हम एनर्जी कंजर्वेशन इससे पहले किसी भी पार्टिकल या सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हुए आए हैं। लेकिन इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिखना स्टार्ट करोगे तो तुम पहले काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है इनिशियली, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए तुम रेफरेंस डिसाइड करोगे। और रेफरेंस में ब्लॉक के लिए तो तुम सीधा mgh या हाइट जो भी है लिख सकते हो रेफरेंस से, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि ये जो वेज है ना, सॉरी, ये जो वेज है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, फिर कैलकुलेट करोगे, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई तो मैं अभी तक एक ही तरीके से हमेशा करता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने का दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ कि एनर्जी कंजर्वेशन हम ऐसे तो अप्लाई करते हैं, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। एनर्जी कंजर्वेशन लिखने का दूसरा तरीका हो सकता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम होने का मतलब है, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ कर रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेगा, या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रहा होगा। और पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस होगा ना, उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा होगा, तभी तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। या फिर पोटेंशियल एनर्जी में जितना गेन हो रहा होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा होगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि, ठीक है, हाँ, ये है गेन इन काइनेटिक एनर्जी या ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना ज़रूरी नहीं है, तुम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो हम ठीक अपने सिस्टम के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने के लिए हम सोचते हैं कि इनिशियल से फाइनल आने में हुआ क्या है। देखो, वेज का तो लेवल चेंज नहीं हुआ है, वेज का लेवल जो पहले था वही था, तो वेज की पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं हुई है, लेकिन ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हुई है क्योंकि ब्लॉक आर हाइट नीचे आ गया है। ब्लॉक ने पोटेंशियल एनर्जी लूज़ किया है। कितना पोटेंशियल एनर्जी लूज़ किया? mgr के इक्वल लूज़ किया है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज़ किया ना, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी सिस्टम गेन करेगा। पहले कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी सिस्टम के पास, तो फाइनली जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, एक मिनट, फाइनली जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी हम लिखेंगे लॉस, एक मिनट, हम लिखेंगे लॉस इन पीई पोटेंशियल एनर्जी, ये इक्वल होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे mgr, क्यों? क्योंकि जो ब्लॉक है ना वो आर हाइट नीचे आया है, तो ब्लॉक ने mgr पोटेंशियल एनर्जी लूज़ की है, क्योंकि नीचे आया तो लूज़ की। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लिखेंगे हाफ, पहले काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी तो गेन उतना ही होगा जितना कि एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी सेकेंड केस में Vm² प्लस हाफ कैपिटल M V²। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें दोनों वेलोसिटीज़ पता चल जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं।